नमस्कार, आदाब। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो 5 राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया है, बिगुल बज गया है और इसी के मद्देनजर सियासत भी अब तेज हो गई है। अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि सीडब्ल्यूसी की लगभग 4 घंटे तक बैठक चली और बैठक में सर्वसम्मति से ये तय किया गया है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। तो एक बड़ा ऐलान राहुल गांधी की तरफ से किया गया। वहां तमाम चीफ मिनिस्टर्स जो है वो बैठे हुए थे 4 राज्यों के, और वहां पर यह ऐलान किया गया कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। ना सिर्फ जातिगत जनगणना बल्कि इकोनॉमिक सर्वे भी उसके साथ किया जाएगा, यानी कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी उसे मिल सके और इकोनॉमिक सर्वे कराकर भी ये तय किया जा सके कि देश की संपत्ति पर आखिर किन लोगों का वर्चस्व है और किसको कितनी हिस्सेदारी मिल रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आगे आने वाले जो इलेक्शन है उनकी पिच जो है वो तय कर दी है। लगातार राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक और तमाम अपनी रैलियों में ये बात कहते रहे हैं, और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तमाम जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं कांग्रेस के, वो और इसके साथ साथ प्रियंका गांधी, वो तमाम बातें जो है बार बार कही जा रही हैं जातिगत जनगणना को लेकर, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद अनकंफर्टेबल है, या फिर मैं सही अल्फाज में कहूं या जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि डरी हुई है। और आज जब 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, ये पता चल गया फॉर्मली कि कब कब किसके राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, और 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों में किस्मत का फैसला हो जाएगा। ईवीएम में कैद हो जाएंगी उन लोगों की किस्मतें, और 3 तारीख को बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि आगे आने वाले चुनाव जो 5 राज्यों में हो रहे हैं वहां पर किसकी सरकार बनने जा रही है। जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, किसका पलड़ा भारी साबित हुआ है। क्या जातिगत जनगणना को लेकर जो एक नई बहस शुरू हुई है, जब से जो सर्वे कराया गया है बिहार की गवर्नमेंट की तरफ से और उसके जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं, और उससे पहले राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में 90 सेक्रेटरीज में से 3 ओबीसी की जो बात की थी, उसके बाद से ही इस बहस ने नया मोड़ ले लिया है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार मंचों से जातिगत जनगणना की कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि देखिए जातियों में आपको बांटा जा रहा है और सिर्फ एक ही कास्ट होती है, वो है गरीब। गरीब जो है किस तरह से उसको, गरीबी को किस तरह से कम किया जाए, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि देखिए जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। जो प्रधानमंत्री ओबीसी का कार्ड खेलकर अपने आप को ओबीसी बताकर, जिन्होंने ओबीसी का सबसे ज्यादा वोट 2019 में लिया, आज वो देखिए ओबीसी की बात, ओबीसी का नाम अपनी जुबान तक पर भी नहीं ला रहे हैं, और उनकी इसी दुखती रग पर लगातार राहुल गांधी वार कर रहे हैं। और आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से पूरे तरीके से ये साफ कर दिया कि आने वाले चुनाव में जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, और लोकसभा के जो चुनाव है जो चंद महीनों में होंगे, 7 महीने 8 महीने का वक्त है, उसमें किस पिच पर ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि जो इंडिया गठबंधन है वो खेलने जा रहा है, और किस तरह से सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा जाएगा। और ये बात राहुल गांधी ने कही भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि हम उनको बाध्य करेंगे कि वो जातिगत जनगणना कराएं, हम उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, ये राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 10 में से जो भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, 10 में से सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो ओबीसी हैं, और कांग्रेस के 4 जो मुख्यमंत्री हैं उनमें से 3 ओबीसी हैं। तो यहां पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस का पलड़ा इस मामले में कितना भारी है। उसके साथ साथ जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको राजनीतिक क्या नुकसान हो सकता है, जो पहले से ही आपसे छिटक गया है, जो जनरल कैटेगरी है, जो अगड़ी जातियां हैं, क्या वो आपसे और दूर हो जाएंगी, तो राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, बल्कि जो न्याय व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए उठाया गया एक कदम है। यहाँ पर बात हिस्सेदारी की है, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, आज जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वहां पर बैठे पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो
उसी वक्त राहुल गांधी ने टेस्ट वहां पर कर दिया और वहां बैठे पत्रकारों से कहा कि चलिए इस हॉल में ही जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ ही जो बैठे हुए हैं, उनमें से पत्रकारी आप ये बता दें कि आप में से कितने ओबीसी, कितने दलित, कितने आदिवासी हैं। और उनमें से एक का भी हाथ नहीं उठ पाया और शायद बाद में किसी एक ने हाथ उठाया। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर वहां पर ये कहा कि देखिए, दूध का दूध पानी का पानी यही हो गया और यही देखिए टेस्ट करा के मालूम चल गया कि कितने ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासी जो हैं उनकी हिस्सेदारी है। चाहे वो जॉब्स की बात करें, शैक्षणिक संस्थानों की बात करें, सरकार की बात करें, सरकारी नौकरियों की बात करें, उन सब में कितनी हिस्सेदारी है, इसका एक एग्जाम्पल यहीं पर बैठे हुए ही मिल गया। तो अब ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें असली जो मुद्दे हैं, जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर ही बात की जाएगी, उस पर सरकार को घेरा जाएगा, जवाबदेह बनाया जाएगा। और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उनकी जो नीतियां कामयाब रही हैं, जिन घोषणाएं जो की गई थी उनको जो मुकम्मल किया गया है, जो वादे पूरे किए गए हैं, उन सब की बात की जाएगी। और इसके बिल्कुल इतर आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन सियासत लगातार कर रही है, सांप्रदायिक कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। अब तक तो ये था कि नरेंद्र मोदी की बात की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी चेहरा है, लेकिन आपने देखा होगा हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी की जगह ये कहा जा रहा है, खुद कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के कमल का फूल ही हमारा असली निशान है, इसी पर ही हम वोट मांगते हैं। और तमाम राज्यों में किस तरह की स्थिति है फिलहाल जातिगत जनगणना को लेकर, जो लगातार ये बात कही जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से, खासतौर पे कांग्रेस की तरफ से, और बिहार का एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, इसका कितना असर होने जा रहा है आगे आने वाले चुनाव में, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसी पर हम बात करेंगे, तारीखों पर हम बात करेंगे, इन 5 राज्यों में हो रही सियासत की हम बात करेंगे, किसका पलड़ा कितना भारी है, अभी हाल की तस्वीर क्या है, इसी को लेकर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। स्क्रीन पर लेकर आइए आप। हमारे साथ बिलाल सब्जवारी जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगातार पार्लियामेंट को वो कवर करते रहे हैं, एक लंबा उनका अपना एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही मेरे साथ हेमंत अत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं और तकरीबन 25 साल से ज्यादा का उनका अनुभव है, तमाम जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसको बहुत बारीकी से देखते रहे हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले, उनसे भी हम बात करेंगे। शुरुआत में बिलाल साहब आपसे करना चाहूंगी, जातिगत जनगणना को लेकर आज एक बार फिर से पुख्ता तरीके से उस दिन जिस दिन 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, 4 घंटे तक डिस्कशन चलता है, सर्वसम्मति से इसको पास किया जाता है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी और उसके साथ साथ जो आगे आने वाले चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर जिन राज्यों में सरकार बनती है कांग्रेस की, वहां पर भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी और न सिर्फ जातिगत जनगणना बल्कि इकोनॉमिक सर्वे भी कराया जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप इसको, खासतौर पे आगे आने वाले चुनावों को लेकर? देखिए बुशरा साहिबा, क्योंकि जातीय जनगणना जो है वो कांग्रेस का एक पॉलिटिकल कॉल है, इसलिए इसे एआईसीसी में डिस्कस किया जाना था और उस पर सर्वसम्मति से आज इसके प्रस्ताव को पारित कर दिया गया कि हम जातीय जनगणना के स्टैंड पर हम जनता के बीच में एक ऑफिशियल पॉलिटिकल लाइन के साथ उतरने जा रहे हैं। हालांकि जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी पहले ही मुखर हो चुके और उन्होंने इसके अपने पॉलिटिकल कार्ड पर लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि आज 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो गई है। तो अब सारा सिस्टम इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाएगा और जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स हैं वो लागू हो जाएंगे और बहुत सारी जो असंवैधानिक कार्य हैं उसको भी पॉलिटिकल पार्टीज समय समय पर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से टेकअप कर सकती है। जैसे राजस्थान के अंदर आपने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट रेगुलर विजिट कर रहे थे, तो वहाँ एक इशू बना हुआ था कि एक संवैधानिक पोजीशन पे होते हुए आप यहाँ पर एक चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो उस इशू को भी अगर आगे वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान में इसी तरह विजिट करेंगे तो उस इशू पे कांग्रेस पॉलिटिकल टेकअप कर सकती है इलेक्शन कमीशन के। अब रहा जातीय जनगणना की बात, देखिए जातीय जनगणना के दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। राहुल गांधी काफी समय से
इस इशू को उठा रहे हैं और देश के अंदर बार बार लोगों के संज्ञान में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत दो भागों में विभाजित होता जा रहा है। एक तरफ अमीर भारत है और एक तरफ गरीब भारत है, और ये अमीर और गरीबी के बीच की जो खाई है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है। इस वेलफेयर स्टेट के माध्यम से जो बजटरी एलोकेशंस हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना अपना आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उसके उसके लिए आपको पहले सर्वे चाहिए होता है। उन जातियों की आपके पास जनसंख्या होनी चाहिए, उनका अनुपात होना चाहिए, उसी के माध्यम से डिलिमिटेशन होता है। तो ये सारी चीजें फिर ऑफिशियल हो जाती हैं और फिर इसका बजटरी एलोकेशन किया जा सकता है। तो ये तो एक इसका एक सामाजिक पहलू है। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल पहलू यह है कि काफी समय से आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैकबोन थी वो ओबीसी को बनाए हुए थे, और ओबीसी खुद अपने आप को एक ओबीसी नेता के रूप में को प्रोजेक्ट करते थे, क्योंकि देश के अंदर ओबीसी की आबादी है 45 से 55% के बीच में, वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। तो प्रधानमंत्री इस पर रेगुलर पॉलिटिकल कॉल ले रहे थे, और उसका उस समाज का ध्रुवीकरण करके उसको वोटों में भी कन्वर्ट कर रहे थे। कांग्रेस ने इसको चिंतन शिविर में भापने की कोशिश की थी, इसे अपने पॉलिटिकल प्लैंक पर लिया था कि ओबीसी को, दलित को, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज को वो आने वाले समय में संगठन के अंदर भागीदारी देंगे। लेकिन जिस तरह इंडिया गठबंधन का विस्तार हुआ और नीतीश के माध्यम से जो इसके आर्किटेक्ट कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी सर्वसम्मति से जातीय जनगणना की एक कॉल को एक सर्वसम्मति से इंडिया गठबंधन के अंदर स्वीकार्यता दिलाई। उसके बाद से ये एक पॉलिटिकल डायमेंशन ले लिया और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस इशू पर आड़े हाथ ले लिया। खास तौर से ये मुद्दा तब बूमरैंग किया जब महिला आरक्षण के माध्यम से ओबीसी महिलाओं को आरक्षण से वंचित कर दिया। तब ये मुद्दा प्रॉपर ब्लास्ट हो गया और राहुल गांधी इस मुद्दे को ले उड़े, और भारतीय जनता पार्टी तब से इस इशू पर बैकफुट पर नजर आ रही है। इसके प्रभाव 5 राज्यों में हमें देखने को मिलेंगे यकीनन। ये बहुत बड़ा विषय है, खासतौर से मध्य प्रदेश में, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। वहीं सुषमा स्वराज भी ओबीसी वर्ग से आती हैं। शिवराज सिंह चौहान जी और उमा भारती के अंदर इस विषय पर एक समानता भी नजर आ रही है, और दोनों इस विषय पर एक नाराजगी नजर आ रहे हैं। तो ये बूमरैंग भी कर सकता है, और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है। राजस्थान के अंदर गहलोत साहब ने एक ऑफिशियल ऑर्डर इस पर कल निकाला है, उन्होंने भी इस पर सहमति दिखाई है। छत्तीसगढ़ तो रेगुलर पहले इस पर कमिट कर चुका है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने इस विषय को एक पॉलिटिकल ट्विस्ट दे दिया है। सामाजिक दृष्टिकोण के माध्यम से काफी महत्वपूर्ण है। सामाजिक जो एक समाज को एक आकार देने की बात है, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एजुकेशन लेवल पर, ये बहुत जरूरी है, और जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है, और कांग्रेस इस पर निरंतर दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अनकंफर्टेबल भारतीय जनता पार्टी इस पर साफ नजर आ रही जी, बिल्कुल। और यही वजह है कि अपने चुनावी मंचों से लगातार हम ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर पूरे तरीके से अनकंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, और इसकी बात तक भी वो नहीं कर रहे हैं। और हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और उनसे भी हम बात करेंगे। आपको पता है कि विज्ञान को किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लगातार आप उनको एनडीटीवी पे आप लगातार देखते रहे हैं, दूसरे टीवी चैनल्स पर आप उनको देखते रहे हैं। एक लंबा उनका अपना एक्सपीरियंस रहा है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं पहले हेमंत जी के पास आना चाहूंगी। हेमंत जी, अभी आज 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, और अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि किन राज्यों में किस किस तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। 3 दिसंबर को ये पता चल जाएगा कि किसके दावों में कितना दम था। लेकिन जो ये जातिगत जनगणना को लेकर एक जो नई बहस शुरू हो गई है, और आज के दिन जिस दिन तारीखों का ऐलान हुआ उसी दिन कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इस बात को एक बार फिर से रिट्रेट करना और ये कहना कि हमने सब समिति से पास किया है कि जो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जातिगत जनगणना कराई जाएगी और इकोनॉमिक सर्वे भी साथ में कराया जाएगा, और ये कहना कि हमारा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है बल्कि ये न्याय हो, सबके साथ सबको बराबरी की हिस्सेदारी मिले, सामाजिक न्याय हो, सामाजिक बराबरी हो, उसके लिए उठाया गया ये कदम है। कैसे देख रहे हैं आप इसको, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में? देखिए मुशरा जी, इसमें सारे में दो चीजें हैं। एक तो जो आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें घोषित की हैं,
तो इस देश में लगातार प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी लगातार एक प्रचार करते हैं कि एक देश और एक चुनाव, और ये बहुत छोटे से एरिया के अंदर चुनाव हो रहा है, केवल 5 स्टेट है। और अगर इसका आपने चुनाव का कार्यक्रम देखा हो तो ये पूरे 1 महीने में फैला दिया गया है, 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख से लेकर के 30 नवंबर तक। बहुत छोटी स्टेट्स है उस तरीके से देखा जाएगा अगर देश के स्तर पे देखेंगे तो। इससे एक इंडिकेशन ये भी मिल रही है, मतलब इसमें बेसिकली होता है क्या है कि स्टाफ की और सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट के लिए अलग अलग चुनाव के दौर किए जाते थे पहले। आज की तारीख में इस चुनाव कार्यक्रम का रेलेवेंस क्या है, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट है जिसमें केवल 90 सीटें हैं, बहुत छोटी स्टेट है, वहां पे 2 दौर का चुनाव, दो बार में चुनाव होगा, वोटिंग होगी उसमें। इस तरीके से मध्य प्रदेश और जो राजस्थान रिलेटिवली बड़े स्टेट हैं उनमें 1 का चुनाव होगा। ये सारे का सारा मुझे लगता है चुनाव कार्यक्रम क्या तय करने का कार्यक्रम भी पिछले काफी समय से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को भी आउटसोर्स कर दिया है, और वो जैसे चाहे वो उस तरीके का चुनाव कार्यक्रम बना के दे देते हैं, ये केवल जारी करते हैं। एक बात तो ये स्पष्ट होगी आज के चुनाव कार्यक्रम से, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मिनिमम टाइम होना चाहिए था, तो किसी 1 या 2 तारीख में चुनाव हो सकता था, आज के बाद चल लीजिए 45 डेज के अंदर। तो ये 1.5 महीने में तो कांग्रेस ने 1 घंटा, एक महीना और 20 दिन प्रिसाइजली, इतने दिन के अंदर चुनाव कार्यक्रम को फैलाया गया है। इसका कोई लॉजिक और कोई तर्क, क्योंकि चुनाव आयोग मैंने भी 20 साल कवर किया है और लगातार चुनाव आयोग के तमाम फैसलों का कोई लॉजिक नहीं दिया जाता है। एक बात। जो दूसरी बात आपने कही कि जो जातिगत जनगणना की जो बात है बुशरा जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है डेस्परेशन के अंदर कहीं ना कहीं ओवरकिल पे निकल गई। हकीकत ये है, और जो सच बात है वो कही जानी चाहिए। बेसिकली क्या है कि इस देश के अंदर जनगणना हर 10वें साल में केंद्र सरकार कराती है, ठीक, और उसमें तमाम पैरामीटर्स, उसमें केवल एक ही फैसला लिया जाना होता है कि जातीय जनगणना होगी या उसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे। डेटा उसके अंदर सारा होता है। जब हमारी जो पिछली जनगणना थी 2021 की, वो तो हुई नहीं। उससे पहले जो 2011 की जनगणना थी, जो कांग्रेस रिजिम में, यूपीए रिजिम में हुई थी, उसके अंदर जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं, डेटा है, ठीक, ब्रॉडली पूरे देश का एक पिक्चर उसमें मिल सकता है। जहां तक बात स्टेट स्पेसिफिक जनगणना की है, इस तरह का कोई कभी ना तो कोई कार्यक्रम कभी हुआ है और ना ही कोई बहुत ज्यादा उसकी गुंजाइश है, क्योंकि जनगणना जो है वो नेशनल लेवल पे की जाती है और एक अभियान के तहत हर 10वें साल में की जाती है। 2021 में नहीं हो पाई ड्यू टू कोविड, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने किन कारणों से पिछले 2.5 साल से उसको लटका रखा है, ये भारतीय जनता पार्टी बेहतर जवाब दे सकती है। दूसरी बात, राहुल गांधी को एक बात समझनी होगी कि वो एक बहुत ही संवेदनशील एरिया के अंदर एंटर कर रहे हैं। जब जातीय जनगणना की बात करते हैं, बहुत सारे लोग उनको बास्केट स्ट्रोक कहते हैं, और मैं उसको उस तरीके से नहीं देखता हूं। देखिए, ये देश पहले ही बहुत ज्यादा विभाजित है, बहुत ज्यादा विभाजित है। धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में वर्टिकली इसको डिवाइड कर दिया है। ये ब्रॉडली एक डेटा इस देश में ऑलरेडी अवेलेबल है कि 45 से और 60% के बीच में ओबीसी की पॉपुलेशन है। इसमें कोई शक नहीं है किसी को। स्टेट स्पेसिफिक अलग अलग हो सकता है, उसका एक ब्रॉड डाटा 2011 की आबादी उसमें था, और अगली जो जनगणना होनी है उसमें भी आ सकता है। स्टेट स्पेसिफिक की जो बात है जनगणना की, वो मुझे कोई बहुत रेलेवेंट नहीं लगती है, ना उसका कोई लॉजिक लगता है। जब नेशनल लेवल पे होनी है तो वही एक साइज स्टेट्स में करा के डबल क्यों कराई जानी चाहिए? मुझे बताइए, क्या उसमें रिसोर्सेज नहीं लगते, मैन पावर नहीं लगती, तमाम चीजें। दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसको ओवरबोर्ड होकर के, देखिए कांग्रेस पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी के पास आप कह सकते हैं कि इन वर्गों की वोट है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पे जो उसके सपोर्ट बेस थे वो खोए हैं, उनके तमाम कारण हैं उनके। और आज कांग्रेस पार्टी किसी एक वर्ग पे ये दावा नहीं कर सकती कि वो वर्ग हमारे लिए वोट करता है। सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की उन चालों से सावधान होना होगा, क्योंकि देखिए आज की तारीख में मुद्दों की कमी नहीं है। आज भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, मोदी सरकार के सबज बागों का मुद्दा है, तमाम तरह की वादा खिलाफियों के मुद्दे हैं जो पिछले 10 साल में, 9 साल में किए गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी जब इस जातीय जनगणना को लेकर चलेगी, तो आपको पता है इस देश में सिस्टम आज क्या है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, उनके तमाम काडर्स झूठ के चैंपियन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहा हूं। और उनका जो पोषित मीडिया है वो इसको किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, वो भी एक देखने की बात है। मैं और आप केवल एक जो सोशल मीडिया है, एक लॉजिक के साथ एक लिमिटेड रीच है। हकीकत आज भी यह है कि उस मीडिया की जो है, टीवी और ये तमाम के अखबार और सब, वो सारे के सारे गोदी में बैठे हुए, वो इस मुद्दे को किस तरीके से प्रस्तुत करके और कहीं देश में और बंटवारे के बीज ना बो दे, मुझे चिंता उस बात की।
तो मुझे लगता है कि जो न्याय सबको मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय के हम सब पक्षधर हैं, कोई खिलाफ नहीं, लेकिन उसके लिए ओवरकिल पर जाने की जरूरत नहीं है कि स्टेट स्पेसिफिक जनगणना होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होनी है तो उसका एक हिस्सा है ये, और कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहिए कि हम सामाजिक न्याय के साथ खड़े हैं, उस अनुपात में उनको सारी चीजें देंगे। लेकिन अगर बियॉन्ड ए पॉइंट इस पे जाएंगे तो मुझे चिंता केवल इस बात की है कि जिस तरीके से धार्मिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी कर चुकी है, उसी तरीके से कहीं जातीय जनगणना के नाम पर इसको मुद्दा बना करके कहीं और जो विभाजन की खाई है वो जातिगत ना कर दी जाए। मुझे केवल इसकी चिंता निश्चित तौर पे है। इसलिए राहुल गांधी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी और तमाम इंडिया अलायंस को इससे सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा झूठ की माहिर है और अर्थ का अनर्थ करने में भी माहिर है। तो ऐसा ना हो कि हम करने कुछ चले थे और उसका परिणाम कुछ और ना हो जाए। मेरी चिंता इतनी। जी जी, लेकिन ये भी बात इसके साथ हेमंत अत्री जी, ये जरूर है, आपके पास मैं आऊंगी इस सवाल के साथ, लेकिन ये बात भी जरूर है कि सिर्फ इस डर से कि क्या उन पिछड़ों को, उन लोगों को जो हमेशा दबे कुचले रहे, जिनको न्याय नहीं मिला, जिनकी हिस्सेदारी उन्हें उतनी नहीं मिली, सालों से वो किस तरह का दंश झेल रहे हैं, क्या सिर्फ इस डर से कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्या ये सर्वे नहीं कराए जाने चाहिए? और दूसरी बात कि अगर अगर केंद्र सरकार की ये नियत नहीं लग रही है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी या फिर जो आम सेंसस है वो कराएगी, वो अब तक तो नहीं उसने कराया है, तो ऐसे में एक मैसेजिंग भी दी जानी बेहद जरूरी है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना उन लोगों में कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी है तो और तमाम पार्टियां आपके साथ खड़ी हैं। मुझे लगता है कि एक ही मकसद भी इसके पीछे हो सकता है। इस पर मैं बात करूंगी, आपके पास मैं लौटूंगी। अभिज्ञान जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर पे जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उन 5 राज्यों में अगर हम देखते हैं तो कहीं पर भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने जो राज्य के जो चेहरे हैं उनको उन्होंने दरकिनार किया हुआ है, साइडलाइन किया गया है, रादर उनकी इंसल्ट एक तरह से की जा रही है, उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा है। और इलेक्शन जो है वो मोदी के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। बाकायदा तौर पर मध्य प्रदेश में तो थीम सॉन्ग ही ये जो है रिलीज किया गया है मोदी के नाम पर। ऐसे में जातिगत जनगणना को लेकर जितनी अग्रेसिव कांग्रेस नजर आ रही है और उसका कहना है कि आम सहमति इंडिया गठबंधन के जो दल है उनके साथ भी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, कैसे आप इसको देख रहे हैं? क्या वाकई में धर्म की सियासत जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है उस पर जाति की ये सियासत या फिर ये न्याय की ये सियासत, एक मैं सही अल्फाज में कहूं न्याय की ये सियासत, क्या आपको लगता है कि भारी पड़ सकती है? अनम्यूट कर लीजिए आप। अनम्यूट, अच्छा अनम्यूट करने की मुझे जरूरत है, 1 मिनट। नहीं, अब आपकी आवाज आ रही है, अब आप बोलिए। जी, अब आप सुनाई दे रहे हैं अभिज्ञान जी, आई कैन हियर यू नाउ। हाँ, आप सुन सकते हैं ना मुझे? जी जी जी। और दिखाई दे रहा हो कि नहीं? जी जी, अब दिखाई दे रहे हैं आप। जी जी, सुन और दिखाई दोनों दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब मैं पॉलिटिकल पार्टी के नेता की तरह हो गया, सुनाई भी दे रहा हूँ, दिखाई भी दे रहा हूँ। तो देखिए, मेन पॉइंट आपने 2 सवाल पूछे हैं, दोनों को मैं अलग अलग करके इसको डिस्कस करता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आपका सारा प्रोसेस, सारा प्रक्रिया, सारा पैटर्न एक व्यक्ति ब्रांड डिपेंडेंट हो तो आप सब कुछ उसी के इर्द गिर्द करते हैं। ठीक है, मैंने आपके प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्राम में भी पहले कहा कि अगर मोदी जी क्लिक करेंगे तो आप राज्य का भी चुनाव जीतेंगे, अगर मोदी जी क्लिक करेंगे तो आप देश का चुनाव भी जीतेंगे, और अगर वो नहीं क्लिक करेंगे तो आप कहीं का चुनाव नहीं जीतेंगे। इसलिए मेरे लिए ये कोई अचरज की बात नहीं है कि सब कुछ छोड़कर सारा फोकस वापस उनके ही ऊपर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि एक जमाना था जब हम सिफोलॉजी की स्टडी में ये देखते थे कि सरकारें वापस नहीं आती थी, ये पुरानी बात कर रहा हूं। फिर वो जमाना आया कि सरकारें वापस आने लगी, क्योंकि सरकारों ने फॉर्मूले ढूंढे कि कैसे वो एंटी इनकम्बेंसी को बीट करे और कमजोर करे अपने खिलाफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिए, क्योंकि मोदी को लाकर वो ये भी चाहते हैं
कि जो उनके एग्जिस्टिंग लीडरशिप है बीजेपी की, जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है चुनौती के तौर पर, क्योंकि उसको वापस जीत के दिखाना है। कांग्रेस तो चुनाव लड़ रही है जीतने के लिए, बट बीजेपी चुनाव लड़ रही है अपना गढ़ बचाने के लिए। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी को रिड्यूस करे। बेस्ट ऑप्शन चले या ना चले यह मैं आज को आपको नहीं बता सकता, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन उस सिनेरियो में नरेंद्र मोदी ही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको उस ऑब्जेक्टिव से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही उनका बेस्ट ऑप्शन है एग्जिस्टिंग एंटी इनकम्बेंसी को कमजोर करके वापस चुनाव जीतने का। अब आते हैं आपके दूसरे पॉइंट पर। देखिए, मेरी जो ये किताब है फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस, जिसका मैं कई बार जिक्र करता हूँ, बेस्ट सेलर है, इसमें 2 चैप्टर कास्ट पे है और 2 चैप्टर कास्ट क्रिमिनलाइजेशन पे है। तो मैंने कास्ट पे बहुत काम किया और मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि कास्ट सेंसस की अहमियत क्या है। बीजेपी का परिवर्तन क्या है, 2014 के बाद बीजेपी का जब बैकवर्ड कार्ड चला उत्तर प्रदेश में, और बैकवर्ड जो कि सवर्णों की पार्टी एक समय में जानी जाती थी, अपर कास्ट की पार्टी जानी जाती थी बीजेपी, जब वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ तो बीजेपी ने कमाल कर दिया। 14 में, 17 में, 19 में, मतलब आप कभी सोच नहीं सकते थे कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में ये नंबर्स ला सकती है। अब यही बैकवर्ड वोट है जो आज दांव पे लग गया जैसे ही आप सेंसस की बात करेंगे, राइट। तो चुनौती बीजेपी की होगी इस बात को बैलेंस करना कि वो अपना सवर्ण कोर वोट भी बनाकर रखे, और साथ में जो नया वोट उसने पाकर इतनी बड़ी पार्टी वो बनी है कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मेजॉरिटी ला रही है, उसको भी वो बनाकर रखे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी का, जो कोई नहीं समझ पा रहा है। अब आते हैं नंबर 2, राहुल गांधी। बहुत अच्छा है कि राहुल गांधी उस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन समस्या उनकी भी बहुत बड़ी है, और आई होप उनके रणनीतिकार, जैसे हेमंत जी ने कहा, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया, राहुल गांधी के भी रणनीतिकार आई होप बुद्धिमान हो और उनको समझाएं। क्योंकि जब आप जाति जनगणना करते हैं, जरा ध्यान से बुशरा जी इसको सुनिएगा, एक सेंस होता है, एक सोच होता है कास्ट असर्शन का। हेमंत जी बहुत अच्छे से समझेंगे इस बात को कि अभी तक तो आपको पता है कि फला जाति है और उसकी ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में, फला जाति है उसकी ये स्थिति है बिहार में, ठीक है। कम प्रतिशत के लोग भी, जैसे कुर्मी है नीतीश कुमार, वो इतने बड़े नेता बने हैं और सालों साल प्रधानमंत्री बने हैं। अब आप एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करिए जहां ये एकदम से पता चलता है कि फला जाति भी उतने ही प्रतिशत की है जितने प्रतिशत के बड़े नेता बने। तो अभी दारा सिंह चौहान की कहानी आपने उत्तर प्रदेश में देखी, कास्टिस्ट नेता थे, क्या हाल हुआ, एक चुनाव हारे, और डेंट किसको लगा, बीजेपी को लगा। तो गौर से मैं बारीकी की बात कर रहा हूं इस वक्त। जब कास्ट असर्शन होता है, और ये सब बातें मुझसे चर्चा में एक जमाने पहले काशीराम किया करते थे, जिन फॉर्मूलास को उन्होंने अडॉप्ट करके एक बामसेफ से बीएसपी खड़ी कर दी और उसको सत्ता में लेकर आए। तो जो नेशनल पार्टीज होती हैं, स्वाभाविक राष्ट्रीय दल होते हैं, उनको फिर उस कास्ट असर्शन से डील करना पड़ता है, जो राहुल गांधी को डील करना पड़ेगा। ये इंडिया गठबंधन को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि नई ग्रुपिंग्स ऐसी निकल कर आए जो एकदम से लगे अरे ये तो फलाने इलाके में बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो कर्नाटका में बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही आपकी वहां सरकार आई हो, तो कांग्रेस को डील करना पड़ेगा। और इक्वली ये बीजेपी का चैलेंज है, क्योंकि बीजेपी ने अपने हिंदुआइजेशन के प्रोसेस से बैकवर्ड को अपनी तरफ खींचा, उसी से उसको सबसे बड़ी सफलता मिली। मैंने पूरी एक एक घटना का जिक्र किया इस किताब में कि बीजेपी कैसे चुनाव जीती। इसमें एक चैप्टर है बीजेपी राम भरोसे, और इसमें एक चैप्टर ये भी है द कांग्रेस कोलैप्स, कि कांग्रेस कैसे गिरी। तो ये दोनों पार्टियां ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पे दोनों अपर कास्ट की पार्टियां थी ना। कांग्रेस का तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बना उत्तर प्रदेश में जो अपर कास्ट ठाकुर या ब्राह्मण ना बना हो। अब आप समझ रहे हैं। और उसके बाद मंडल आया, मंडल ने सब कुछ बदल दिया। मंडल के बाद जन्म हुआ, बाबरी की घटना होती है, कल्याण सिंह की सरकार नहीं बन पाती 1993 में, सरकार बनती है मुलायम सिंह और मायावती की। सारे जातिगत समीकरण बदल गए। इसलिए जाति पर शर्मा के कभी नहीं बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। ये भारतीय सियासत की सच्चाई है और कोई ऐसे राजनीतिक दल नहीं है, मैं 50,000 बार ये कह चुका हूं अपने प्रोग्राम में, कितने सालों से कह रहा हूं, जो जातीय समीकरणों को देखकर टिकट ना देता हो। तो ये एक रियलिटी है।
पॉइंट जो हेमंत जी से मैं एग्री करता हूं, और ये गहराई से लोगों को समझना पड़ेगा कि ये अब दोनों को ये चुनौती देगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का पॉइंट एडवांटेज हो जाएगा और इंडिया अलायंस का कमजोर ना, ये दोनों को बराबर की चुनौती देगा, क्योंकि इसमें केस बनेगा फिर उन जातियों के असर्शन का। मान लीजिए कोई जाति है पूर्वी उत्तर प्रदेश से, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसको मिल चुका है, मैं आप समझ सकते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, लेकिन उसको उस स्तर का तो मिला नहीं। अब रामविलास पासवान तो इतनी छोटी सी जाति लेकर इतने साल राजनीति करी, राष्ट्रीय नेता रहे। आप सोचिए ना, ऐसे में आपको कितने उदाहरण दे सकता हूं। तो जब नए कास्ट असर्शंस आएंगे और ज्यादातर पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले लोग इंडिया अलायंस में ही हैं, ये भी सच्चाई जान लीजिए। बीजेपी में कम है, वहां पर ज्यादा है, तो पोटेंशियल प्रॉब्लम इससे, क्योंकि ये इक्वेशंस है ना, रिप्रेजेंटेशन मांगा जाता है। रिप्रेजेंटेशन राजनीति में कैसे मांगा जाता है? या तो पद से मांगा जाता है या टिकट से मांगा जाता है, राइट? अगर आप किसी गठबंधन का हिस्सा हैं, नहीं, दो फॉर्मूले से मांगा जाता है, क्योंकि अगर आपको टिकट मिलेगा फिर अंततः आपको पद मिलेगा और आप पहुंचेंगे किसी स्तर पर। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो मेरे हिसाब से पहले तो इन राज्यों को इफेक्ट करेगी जो चुनाव अभी हो रहे हैं, और मेरे हिसाब से जैसे हम कहते हैं ना कि जो कुछ टर्निंग पॉइंट्स होंगे 2024 के, मेरे हिसाब से दिस विल बी वन ऑफ इट। और दोनों साइड्स के लिए प्रश्न यही उठेगा कि कौन इसको किस तरह से टैकल करता है। अच्छा है राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये उठेगा कि कौन इसको किस तरह से, किस बारीकी से और किस संतुलन से हैंडल करता है। याद रखिए कि 2014 के बाद बीजेपी कोई अपर कास्ट ब्राह्मण बनियों की पार्टी नहीं रह गई है। बीजेपी को भी उतना ही बैकवर्ड कंट्रीब्यूशन मिला है जो उसके इतिहास में, जनसंघ के पैदा होने से 1950 में, 1980 में बीजेपी पैदा हुई, आरएसएस 1925 में पैदा हुई, तब से लेकर आज तक इनके इतिहास में कभी नहीं मिला है। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है यहां से लेकर लोकसभा चुनाव तक का। और यही वजह है, जो बात आपने लास्ट में कही है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसीज का, पिछड़ों का जो वोट है वो अपनी तरफ लिया है, और उसके बावजूद भी वही भारतीय जनता पार्टी ये लगातार ये कह के कि नरेंद्र मोदी जो है वो ओबीसी हैं, ओबीसीज का वोट जो है उन्होंने लिया 2019 में सबसे ज्यादा परसेंटेज में मिला भारतीय जनता पार्टी को, आज वही अनकंफर्टेबल है इस पर बात करने के लिए। और यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार उसी दुखती नव पर हाथ रख रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद ये एक ऐसा उनको हथियार मिल गया है जो आगे आने वाले इलेक्शन में खास तौर पर लोकसभा के जो इलेक्शन है उसमें पूरी तस्वीर को बदल सकता है और कांग्रेस के लिए एक नई सुबह ला सकता है। ये फिलहाल ऐसा लग रहा है। यही वजह है कि लगातार बहुत एग्रेसिव तरीके से बार बार राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं उनके साथ भी एक सर्वसम्मति बनाई जाएगी। हो सकता है कई दल ऐसे हो इंडिया गठबंधन में भी जो राहुल गांधी ने बोला है कि वो इसके पक्ष में ना हो, लेकिन फिर भी हम एक आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनना ही है इंडिया गठबंधन का जब वो इलेक्शन में उतरेंगे और सीटों का जब बंटवारा होगा। लेकिन अभी अगर हाल की बात करें बिलाल जी, और खासतौर पर इन 5 राज्यों में, क्योंकि आज ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, मध्य प्रदेश के खासतौर पर मैं बात करूं तो आप लगातार ये देख रहे हैं कि कैसे शिवराज सिंह चौहान, जहां उनका नाम डिक्लेयर नहीं किया गया है और लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, वो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। तो एक तरह से जो नेशनल लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की उसको चैलेंज कर रहे हैं वो। और आप ये देखिए कि अभी कुछ ही दिनों में हजारों शिलान्यास और लोकार्पण किए गए हैं शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। मतलब जिस मेट्रो के खंबे भी नहीं खड़े हैं उसका भी लोकार्पण कर दिया गया है। तो एक ये जल्दबाजी जिस तरह से और जितने बड़े पैमाने पर नजर आ रही है कि कैसे भी कुछ भी करके अपने फेवर में माहौल बनाया जाए, लेकिन 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। और अभी आपने देखा कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान,
और उन्होंने एक तरह से इलेक्शन कमीशन को भी आप देखिए चैलेंज किया। उन्होंने कहा मैं विधायक यहाँ का बन गया हूँ। उससे पहले उन्होंने कहा कि यहाँ से जो एक भी कांग्रेस को अगर वोट नहीं डलेगा तो 51,000 रुपए दिए जाएंगे। उस बूथ के बारे में उन्होंने बात की। तो इस तरह की बातें वो लगातार कर रहे हैं। आप इन पांचों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार कांग्रेस कवर करते रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह के वादे, जिस तरह की पॉलिसीज को लेकर लगातार रैलियों से मुद्दों की जो बात की जा रही है उससे जनता उनकी तरफ खिंच रही है, या फिर आपको लग रहा है सांप्रदायिक काट, जुमलेबाजी, नरेंद्र मोदी का चेहरा ये काम कर रहा है? देखिए बुशरा साहिबा, एक तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान के अंदर जो स्वर्ण जातियां हैं, खासतौर से अपर कास्ट, उसका एक माइंडसेट रहता है कि साहब देश को कास्ट में डिवाइड करने की बात की जाए। उसमें हम लोग भी शामिल, हम लोग अपर कास्ट से आते हैं। तो मैं अपनी क्लास के माइंडसेट पे थोड़ा सा नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ बोलना चाह रहा हूँ। उसका ये हमेशा से एक्सप्रेशन रहता है साहब, देश को जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। आप ये देख रही होंगी कि पूरी सोसाइटी को एक तरह से कॉम्युनलाइज कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो वास्तव में नीति निर्धारक तो उसके अपर कास्ट है और ओबीसी उसके चेहरे हैं, और उन्होंने उन ओबीसी चेहरों को पहले हिंदुआइजेशन किया, फिर उसका कॉम्युनलाइजेशन किया और पूरी तरह उनका ध्रुवीकरण करके एक वोट की फसल काट ली। लेकिन जब अधिकारों की बात आई, आरक्षण की बात आई, तो बिल्कुल उन्हें सिरे से नकार दिया गया। चाहे महिला आरक्षण की बात हो, चाहे किसी व्यवस्था में आरक्षण की बात हो, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे नौकरियों में आरक्षण की बात हो, पूरी तरह नकार दिया गया। तो ये इशू क्लैश करता है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि आप ओबीसी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो आप बिल्कुल यू टर्न ले लेते हैं। यही वो भारतीय जनता पार्टी थी कि जब ये चाहते थे कि बिहार में नीतीश गठबंधन ना छोड़ के जाए, तब आपने सहमति दे दी थी बिहार के अंदर सरकार में रहते हुए। इसीलिए तो दी थी कि नीतीश गठबंधन छोड़ के न जाए, और लोकसभा चुनाव करीब है। लेकिन नीतीश की पार्टी को आप तोड़ना चाहते थे, नीतीश उससे निकले। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस जातीय जनगणना को एक जातीय क्लासिफिकेशन के माइंडसेट से देखना मेरा ख्याल है एक नेगेटिव अप्रोच होगा। इसे हम एक वेलफेयर स्टेट के एंगल से देखना चाहिए। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। तो हमें जब तक अब बॉडी के बड़े पार्ट को आप अपलिफ्ट नहीं करेंगे सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनली, तो छोटा पार्ट है ना ड्राइव नहीं कर सकता। और अब रहा, मैं आता हूं आपके पॉलिटिकल सवाल पर कि इन राज्यों में क्या होगा। देखिए, जो स्टेट्स इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर आप किसी तरह भी क्षेत्रीय छत्रपों को इग्नोर करके चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए, गुजरात है तो गुजरात की पृष्ठभूमि से नरेंद्र मोदी खुद आते हैं, तो वहां गुजरातियों का सेंटीमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक इमोशनल अटैच्ड है, एक लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू अटैच्ड है, एक स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अटैच्ड है, उनके वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अटैच्ड है। लेकिन ये सेंटीमेंट मोदी जी का मध्य प्रदेश में अटैच नहीं है, ये सेंटीमेंट गुजरात में अटैच नहीं है। यहाँ पर गुजराती अस्मिता और मध्य प्रदेश की अस्मिता टकराती है, या राजस्थान की अस्मिता और गुजरात की अस्मिता टकराती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पैटर्न के हिसाब से डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन कर्नाटक के अंदर किस तरह से स्टेट लीडरशिप को इग्नोर किया, आपने नतीजा देखा। आपने हिमाचल के अंदर देखा, आपने अपने चेहरे पे चुनाव लड़ा, क्या नतीजा रहा। क्योंकि गुजरात इसलिए जीत गए क्योंकि आप वहां से रिलेट करते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का ही मतलब है, एंटी इनकम्पेंसी का जो फैक्टर स्टेट्स में खड़ा है, खासतौर से मध्य प्रदेश के अंदर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल रिफ्ट्स हैं और क्षेत्रीय छत्रपों को आप डिनाई नहीं कर सकते। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के अंदर जो एक ब्रांड वैल्यू की जो एग्जॉस्ट हुई है, जो एक्सपायरी है, वो बहुत क्लोज एक्सपायरी के जा रहे हैं। और जब मार्केटिंग के टर्म है, जब ब्रांड वैल्यू एग्जॉस्ट होती है, उसके सारे बाय प्रोडक्ट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सारे गिर जाते हैं। तो हम राजनीति में भी इसको देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो एक ब्रांड वैल्यू जिस तरह से एग्जॉस्ट हो रही है, वो स्टेट में क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट ही कांग्रेस की ताकत बने हुए हैं। और जिस तरह से पॉलिटिकल कॉल जातीय जनगणना पर कांग्रेस पार्टी ने ली है, उससे देश के अंदर जो एक सामाजिक न्याय की जो बात है, सामाजिक व्यवस्था की जो बात है, सामाजिक पृष्ठभूमि की जो बात है, वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो गई है।
और ये कहिए कि ये डायनेमिक शिफ्ट है, चिंतन शिविर से ये पॉलिसी पर लिया गया था। कांग्रेस आज मंडल की पृष्ठभूमि में सामाजिक न्याय की बात करने लगी है, और भारतीय जनता पार्टी जो मंडल के जातियों को तो साथ लेना चाहती थी, लेकिन राजनीतिक में उनको कॉमनलाइज करके पॉलिटिक्स कर रही थी, वो आज बैकफुट पे नजर आ रही है। जी बिल्कुल हेमंत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अभिज्ञान जी कुछ ऐड करना चाह रहे हो, मैं एक सवाल भी उनसे जोड़ लेती हूँ। अभिज्ञान जी, आप इन 5 राज्यों में फिलहाल किस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आप देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ब्रांड मोदी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है? यही वजह है कि खुद नरेंद्र मोदी को कमल के फूल की बात करनी पड़ी, अपने चुनाव चिन्ह की बात करनी पड़ी। एक तरफ जहां कांग्रेस अपने तमाम जो उनके राज्यों के जो बड़े चेहरे हैं उनको आगे किया हुआ है, उनको तमाम मजबूती दी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम जो चेहरे हैं उनको साइडलाइन किया हुआ है पूरी तरीके से, यहाँ तक कि उनका नाम नहीं लिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। तो आपको क्या लग रहा है, इसका फायदा कांग्रेस को, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, या आपको लग रहा है एक तरह से ब्रांड मोदी फिर से कोई कमाल कर सकता है? हालांकि रैलियों में और इन तमाम चीजों में नजर नहीं आ रहा है, ना कोई सर्वे ना कोई ओपिनियन पोल इस तरह की इस तरफ कोई भी इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल साफ है, ब्रांड मोदी क्लिक करता है नहीं क्लिक करता है, ये 3 दिसंबर को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 3 दिसंबर को। और बिलाल साहब सही फरमा रहे थे, यही बात तो मैं भी कह रहा था कि मैं पॉइंट क्या कह रहा था कि आपने 2014 की सियासत के बाद से उस ढांचे को इस तरह से बनाया है कि वो व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द है, जबकि आपके पीछे आरएसएस जैसा संगठन खड़ा है, फिर भी आपने एक स्ट्रक्चर ऐसा किया है कि वो व्यक्ति विशेष के आसपास है। तो मतलब फिर मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल दूंगा कि जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान थे, तब भी याद रखिए कि उस शानदार टीम में राहुल द्रविड़ भी थे, सौरव गांगुली भी थे, वीवीएस लक्ष्मण भी थे, और बाद में धोनी भी आ गए थे। तो भगवान के साथ भी बहुत सारे शानदार लोग होते हैं। अब यहाँ पे चूंकि ऐसी स्थिति आपने बाय डिजाइन बना दी है कि अब कोई, मैंने कहा ना, कोई ऑप्शन नहीं है। तो और दूसरी बात ये भी मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ बिलाल साहब से कि आप भले ही बड़े नेता को ऊपर से लेके आए, हर पार्टी पर ही अप्लाई होता है, लेकिन आप स्थानीय नेता को नाराज करके चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि जो ग्राउंड पर काम होना है, जो स्थानीय स्तर पर काम होना है, वो काम तो उसी का होना है ना। तो ये तो हर बड़ी पार्टी, बीजेपी से लेकर, मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं, ये कितने चुनाव बड़ी बड़ी पार्टियां हारती हैं कि नीचे का जो वर्कर होता है, या ग्राउंड का जो लीडर होता है, या स्टेट का जो लीडर होता है, वो अपनी सेंट्रल दिल्ली लीडरशिप से नाराज होता है और चुनाव हार जाते हैं आप। ये सबके साथ होता है, बीजेपी इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबके साथ होता है। तो प्रॉब्लम ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन सारे चुनावों में, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी से लड़कर उसको कमजोर करने का ओनस भारतीय जनता पार्टी पर है, तो स्वाभाविक है कि उनको ही ज्यादा अपनी ताकत झोंकनी पड़ेगी। जो मैं यही तो कह रहा हूं कि उनके पास, जैसे उन्होंने बनाया है डिजाइन अपनी, उनके पास एक ही चेहरा है और वो है मोदी। अगर वो चल गए तो ठीक है, नहीं चल गए तो 3 तारीख को हम और आप मिलेंगे और समझ में आ जाएगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी ब्रांड की पोजीशनिंग और 1 to 10 के स्केल पर कहां वो खड़े होते हैं। जी बिल्कुल। और हेमंत जी, अब तक तो हमने देखा था कि सांप्रदायिक सियासत की हम बात कर रहे थे कि उस पर बांटने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नरेंद्र मोदी के बयान आपने राजस्थान में सुने ही होंगे कि कैसे वो कन्हैया लाल की बात कर रहे हैं और कैसे वो हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी की वो बात कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री चुनावी मंच से जनता के बीच जाकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और उससे साफ ये जाहिर है कि जो उन्होंने काम किए हैं उस पर उनका पन्ना जो है वो पूरी तरीके से साफ है, कुछ बताने के लिए नहीं है। यही वजह है कि झूठ का सहारा लिया जा रहा है, चाहे उस किसान की तस्वीर हो जो होर्डिंग लगाई गई थी और उसने फिर सामने आके गुस्सा जाहिर किया, उसने बताया कि मेरी कोई जमीन नीलाम नहीं हुई है, और फिर अशोक गहलोत उससे मिलते हैं। चाहे हम सिलेंडर की बात करें, उज्ज्वला योजना के तहत जो उन्होंने कहा कि भाई 2014 से पहले तो 412 या 414 रुपए का मिलता था, 1100 रुपए का मिलने लगा, और खुद ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले 1100 रुपए का था, यानी कि उन्हीं की सरकार में था, और अब हम जो है 600 रुपए का दे रहे हैं, सब्सिडी कम करके राजस्थान में पहले से ही वो 500 रुपए का मिल रहा है। इसके अलावा आप ये देखिए कि युद्ध कहीं भी हो पूरी दुनिया में, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जो कहीं पर भी युद्ध रुकवा सकते हैं, उसका फायदा कैसे लिया जाए।
यूक्रेन और रशिया वॉर में आपने देखा, कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने युद्ध रुकवा दिया था 2 दिन के लिए ताकि वहां से छात्र आ सके। इसराइल और जो पैलेस्टीन को लेकर अभी 2 दिन से फिलहाल जो कुछ चल रहा है, उस पर आप ये देखिए कि कितनी गंदी सियासत जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और ये साफ है कि आगे आने वाले दिनों में इलेक्शन में भी इसको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जाएगी। ये बताया जा रहा है कि देखिए, ऐसा हिंदुस्तान में भी हुआ करता था 2014 से पहले, और 2014 के बाद अब ऐसे कोई आतंकी घटना नहीं होती है। लगातार ये कैंपेन जो है सोशल मीडिया से किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो क्या हेमंत जी आपको लग रहा है कि कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए कभी सांप्रदायिक कार्ड खेलो, कभी इसराइल पैलेस्टीन में की बात हो तो उसमें किस तरह से आप नरेंद्र मोदी को दिखाएं कि कितना बड़ा चेहरा, यूक्रेन और रशिया की वॉर हो तो उसमें आप दिखाएं कि नरेंद्र मोदी कितना बड़ा चेहरा, और अगर हार हो जाए तो आप जो है ठीकरा सारा फोड़ दें आप राज्य के जो चेहरे हैं उन पर, वरना तो मोदी 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 तो है ही। जहां 56 इंची प्रधानमंत्री हुए हैं, जो 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 दुनिया का इतिहास ये कहता है कि पूरी दुनिया में जहां जहां सो कॉल्ड मजबूत नेता 56 इंची टाइप के प्रधानमंत्री हुए हैं, उसका सबसे ज्यादा नुकसान उस देश की जनता को नंबर 1, उस देश के इंस्टीट्यूशन को नंबर 2 और उस देश की गवर्नेंस को नंबर 3 सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और यही लगातार नरेंद्र मोदी के 9 साल के शासनकाल में अब तक हुआ है, 9.5 साल के शासनकाल में। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, इजराइल के अंदर जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दोनों तरफ का ही सारा कसूर है जो भी चीजें। लेकिन भारत का जो ट्रेडिशनली जो एक नीति रही है वो हमेशा फिलिस्तीन के साथ रही है, और इस बार प्रधानमंत्री ने केवल वोट की सियासत काटने के लिए बिना कुछ सोचे समझे सीधे सीधे इजराइल के साथ पक्ष में जाके खड़े हो गए। और जो आपने वादों की दावों की बात की, यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया केवल अकेला नहीं है, G20 के बाद वो विश्व गुरु भी हो गए थे। उसके अलावा जब वोट मांगने की बात आती है, वो एक दर्जी के नाम पे भी वोट मांग लेते हैं राजस्थान में जाके, वो शमशान और कब्रिस्तान के नाम पे भी वोट मांग लेते हैं, वो पुलवामा के शहीदों के नाम पर भी वोट मांग लेते हैं, और वो किसी भी स्तर तक जाके वोट मांग सकते हैं। तो ये इस जो पद की जो एक गरिमा थी, जो इस पद का जो एक ऑरा था, उसको तो पिछले 9 साल में वो कहां पहुंचा वो तो सारे देश ने देख लिया है। अब सवाल केवल इतना है कि देखिए, लोकल लीडरशिप आपको चाहिए नहीं। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें, वहां पर कम्बेंसी भी शिवराज की है और एंटी इनकम्बेंसी भी शिवराज की है। आप शिवराज को इग्नोर करके मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने की सोच नहीं सकते। चुनाव के परिणाम आने के बाद आप कुछ भी तय कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको हैंडल और मिस हैंडल और इल हैंडल किया जा रहा है, इसी तरीके से राजस्थान के अंदर वसुंधरा के मुकाबले का कोई नेता बीजेपी के पास नहीं है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह के मुकाबले का कोई नेता नहीं। लेकिन पिछले 5 साल से कहां तो रमन सिंह है, और अभी चुनाव कैंपेन के दौरान भी रमन सिंह कहां है, और इसी तरीके से वसुंधरा कहां है। जब आप बात करेंगे तेलंगाना की, तेलंगाना में भाजपा का नेता कौन है? भाजपा कहीं सीन में ही नहीं है, वहां कांग्रेस और बीआरएस के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। मिजोरम के हालात थोड़े से और हैं, लेकिन मुझे लगता है जो मणिपुर के अंदर जो कुछ हुआ है वो उसका इफेक्ट निश्चित तौर पे बीजेपी को वहां पे दे हैव टू पे कॉस्ट इन मिजोरम ऑल्सो। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री तत्काल 4 घंटे के अंदर रिएक्ट करते हैं इजराइल और हमास को लेकर के, उन्होंने मणिपुर को लेकर के कब रिएक्ट किया था? सवाल तो ये भी आएगा ना। और सवाल जो आपने कहा पन्ना खाली है, चुनाव तो बुशरा जी लोकतंत्र के अंदर चुनाव केवल 2 चीजों पर लड़ा जाता है, एक तो चेहरों पर, और प्रदेश के चुनाव में मोदी चेहरा नहीं होते, वहां के स्थानीय लीडर चेहरा होते हैं। ये कांग्रेस ने बहुत सारी स्टेट्स में अपनी स्टेट लीडरशिप की हत्या की, भ्रूण हत्या की, और उसका परिणाम आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। और उसी रास्ते पे आज बीजेपी चल रही है कि स्टेट लीडरशिप को बर्बाद और नष्ट कर दिया गया है। जो व्यक्ति वसुंधरा राजे जैसी 2 बार की मुख्यमंत्री, सबसे स्टॉलवर्ट लीडर वहां की, शिवराज चौहान 18 साल के मुख्यमंत्री, रमन सिंह 15 साल के मुख्यमंत्री, उनको आप सामने ना ला करके, एक दूसरा, जहां आपकी सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, क्या प्रधानमंत्री ने अब तक शिवराज की किसी उपलब्धि पर वोट मांगा है? क्या 6 बार जा चुके हैं, किसी एक उपलब्धि पर वोट मांगा हो, या अपने किसी पॉलिसी प्रोग्राम पे वोट मांगा हो? वो किस बात पे वोट मांग रहे हैं? देश इसी बात के लिए कंफ्यूज है। सेम इज द सिचुएशन इन अपने राजस्थान, सेम इज द सिचुएशन इन छत्तीसगढ़, तेलंगाना ऑल्सो। और मिजोरम में तो वोट किस मुंह से मांगने जाएंगे वो, जब पड़ोस का प्रदेश मणिपुर 6 महीने से जल रहा है और आज तक प्रधानमंत्री ने वहां जाके झांका नहीं डबल इंजन की सरकार में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों स्तर पे, चाहे वो आप नेतृत्व की बात कर लें या नीतियों की बात कर लें, और अगर ईमानदारी की बात है तो नीयत की भी बात कर लें,
भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री एजेंडा सत्ता को हथियाना है, और सत्ता उनके लिए शासन का माध्यम है। जो वो कहते थे ना कि हमारा सेवा का माध्यम है, ये जो भ्रांति थी, ये पिछले 9.5 साल के मोदी शासन ने और 18.5 साल के जो ये अपने क्या नाम है उनका शिवराज सिंह चौहान के शासन ने एक चीज स्थापित कर दी कि इनके पास मुद्दों का जवाब देने के लिए, मुझे बताइए, व्यापम जैसा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में, और भारतीय जनता पार्टी उस पर एक शब्द नहीं बोलती है। जितना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कहते क्या है कि मेरे ताप के साथ भ्रष्टाचारी खड़ा ही नहीं हो सकता। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो अपने महाराष्ट्र के अंदर जो अजीत पवार हैं, उनको जो जांच करानी थी ईडी की और सीबीआई की, उससे क्लीन चिट दिलवा करके उनसे जांच कराने की बजाय उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिलवाते हैं। ये है इनकी हकीकत। तो देश के सामने, आम आदमी के सामने, भारत में जो मुझे जो लगता है, कांग्रेस पार्टी को जो प्रधानमंत्री का नैरेटिव है उस पर खेलना चाहिए, उनकी नाकामियों को बताना चाहिए और अपने पॉलिसी प्रोग्राम्स को बताना चाहिए। और जिस तरीके से वो अपने जो स्थानीय क्षेत्रीय क्षत्रप है, चाहे वो सचिन पायलट है, चाहे वो क्या नाम है इनका अपने अशोक गहलोत है, चाहे कमलनाथ है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में है, उन सब को लेकर के कांग्रेस पार्टी चल रही है, भूपेश बघेल। तो ये जो एक आइडियल तरीका है चुनाव लड़ने का, एक अपनी उपलब्धियों के और दूसरा अपने नेतृत्व के साथ, तीसरा अपने पॉलिसी प्रोग्राम के साथ। जिस तरीके से उन्होंने एक जातिगत जनगणना की बात की, मैं कह रहा हूं कि स्टेट्स के चुनाव के अंदर इसको बियॉन्ड ए पॉइंट खेलने की बजाय उनके पास तमाम मुद्दे और हैं, और स्टेट्स का सब्जेक्ट कभी भी जातिगत जनगणना या जनगणना नहीं है। मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूं ये बात। जनगणना इस देश में हर 10वें साल में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, संविधान के प्रावधानों के तहत कराई जाती है। उसके आधार और पैमाने क्या होंगे ये मेंशन है, उसमें आपको जोड़ना चाहे जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर, तमाम डेटा होता है उसके अंदर। तो सवाल केवल इतना है कि जब कांग्रेस पार्टी के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं, और देखिए कांग्रेस पार्टी कभी भी ओबीसी राजनीति की चैंपियन नहीं है। उसके जितने भी क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, जो 26 उसके वो हैं, जिसमें मुलायम सिंह है, उसमें नीतीश है, उसमें तमाम ये अपने लालू यादव है और तमाम उनके जो एलाइज है, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उनके डोमेन में पैर रख रही है। वो इस बात से बुरा भी मान सकते हैं अंदर खाने के, देखिए हमारे क्षेत्र के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी का क्या काम है। तो कांग्रेस पार्टी को पास तमाम ऐसी चीजें हैं, और राष्ट्रीय चुनाव के दौरान तब देखा जाएगा। आज की तारीख में जो राज्यों के चुनाव थे, नैरेटिव बिल्डिंग के लिए ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए मैं 100% एग्री हूं आपसे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन इससे खतरा जो मुझे लगता है वो जातिगत विभाजन का भी मुझे लगता है, और बीजेपी विभाजन की ही चैंपियन है। नहीं तो मुझे एक बात बता दीजिए, 2014 के चुनाव में लोकसभा के प्रधानमंत्री जी को ओबीसी का 22% वोट मिला था, और 2019 में वो सीधा 44% हो गया। तो जिनका 44% वोट आपको मिल रहा है, प्रधानमंत्री को उनकी जनगणना के आंकड़े दिखाने में क्या दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है। तो यही बात कांग्रेस पार्टी को, जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात की, मैं हैरान था कि जिस तरीके से कानून पास किया गया कि ये कब से लागू होगा ये नहीं पता, जनगणना कब होगी वो नहीं पता, डिलिमिटेशन कब होगा वो भी नहीं पता। संसद ने भी पास कर दिया और राष्ट्रपति ने साइन भी कर दिए। वो पोस्ट डेटेड चेक नहीं, वो अनडेटेड चेक है महिला आरक्षण का बिल। तो इसी तरीके की तमाम चीजों को लोगों की भाषा में, महिलाओं की जो बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी महिलाओं के कॉज पे लगातार बोल रही है। मैं कहता हूं महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा, बिना 33% आरक्षण लागू हुए भी क्या कांग्रेस पार्टी ये कोशिश नहीं कर सकती कि वो जितना मैक्सिमम हो सके महिलाओं को वोट दे, जैसा प्रियंका गांधी ने यूपी में कोशिश की। 50% नहीं, 40 ना सही, लेकिन एक सम्मानजनक नंबर। कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी का जो झूठ का साम्राज्य है, झूठ का जो माया जाल है, उसको तोड़ने के वैज्ञानिक तरीके ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे बनिस्बत के। देखिए ये देश पहले ही बहुत डिवाइडेड है, और बीजेपी ने यही चीज इंश्योर की है। मेरी चिंता केवल इतनी है, सामाजिक न्याय के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी अपने खास तरह के दुष्प्रचार तंत्र के जरिए, चाहे उनकी जो कीर्तन मंडली जो मीडिया के अंदर बैठी है, वो इस अर्थ का अनर्थ ना कर दे, और जिसके कारण देश को और नुकसान ना हो जाए विभाजन का। मेरी केवल चिंता उतनी है। सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, ये वक्त की जरूरत है, और ये लोकतंत्र की भी जरूरत है। ये मेरा कहना है। बिल्कुल, ये लोकतंत्र की जरूरत है, वक्त की जरूरत है, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी
होनी चाहिए, उन वंचितों को उनका अधिकार मिलना चाहिए जो इतने सालों से शोषण सहते रहे, जो वंचित रहे अपने अधिकारों से। और अभी हाल ही में, जिसको मैं कई बार कोट कर चुकी हूँ, कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 45, उनमें से सिर्फ 4% जो हैं वहां पर जो प्रोफेसर हैं वो ओबीसी हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में देखिए कितना चौंकाने वाला है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो ओबीसी की परसेंटेज कितनी बड़ी है, अकेले बिहार की बात कर ले तो 63% है और देश भर में 50% से ज्यादा है। तो ये आंकड़े भी आपके सामने है। और यही वजह है कि कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस पर घेरकर, और खासतौर पर ओबीसी की बात कर जिस ओबीसी का कार्ड खेलकर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट 2019 में लिए, उन ओबीसी का हक किस तरह से मारा गया, ये बातें बताकर कैसे सिर्फ उनका वोट लिया गया लेकिन जातिगत जनगणना ना करा के उनके अधिकारों का हनन किया गया, ये बात लगातार राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बताने की कोशिश, और ये बताने की भी कोशिश कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। और यही वजह है कि इकोनॉमिक सर्वे भी कराया जाएगा ताकि देश की संपत्ति पे किसका कितना हक है, ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो जातिगत जनगणना है उसको लेके भी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अब देखना यह है कि 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का तो ऐलान आज हो गया है, बिगुल बज चुका है। 3 दिसंबर का इंतजार सबको बेसब्री से होगा और ये पता चल जाएगा कि किसके वादों में